नमस्कार। सत्य हिंदी के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हमारे दर्शकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध और मजबूत हो, और इसके लिए हमारी गुजारिश है कि आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें। उम्मीद है आप ऐसा जरूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं सच्ची खबरों का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नजर। कई राज्यों में लॉकडाउन से थोड़ी राहत, कुछ में कड़ाई जारी रहेगी। भारत के एफडीआई नियमों में बदलाव से चीन खफा, भेदभावपूर्ण बताया। वैज्ञानिक ने कहा 80% लोगों में कोरोना के लक्षण ही नहीं दिखे। पालघर वारदात को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में बीजेपी। महामारी के बीच क्या उद्धव सरकार को गिराने का खेल चल रहा है? और आइए अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों पर विस्तार से जानकारी लेने का सिलसिला। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ इलाकों में लॉकडाउन में थोड़ी ढील शुरू कर दी गई है। हालांकि ये ढील हर राज्य में लागू नहीं होगी। कुछ राज्यों ने पहले से ही साफ कर दिया है कि संक्रमण के बढ़ते खतरे की वजह से लॉकडाउन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकती। कुछ इलाकों में जिन चीजों में छूट दी जाएगी उनमें कृषि से जुड़ी गतिविधियां, सभी स्वास्थ्य सेवाएं और मनरेगा में काम करने वालों को काम करने की इजाजत होगी, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। निर्माण कार्यों की भी अनुमति होगी। हाईवे के ढाबे, ट्रक रिपेयर करने वाली दुकानें, सरकारी काम से जुड़े कॉल सेंटर आदि खुल सकेंगे। इलेक्ट्रीशियन, आईटी, रिपेयरिंग वाले, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर आदि भी छूट के दायरे में आएंगे। लेकिन ये सारी छूटें, रियायतें कोरोना के हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को नहीं दी जाएंगी। बता दें, भारत में पिछले एक दिन में अभी तक के सबसे ज्यादा 1553 नए मामले आए हैं और 36 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इससे देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 17,265 हो गई है। तो एक तरफ मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ हम बहुत सारे इलाकों में लॉकडाउन में रियायतें देने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। रियायतें देने का सिलसिला, छूट देने का सिलसिला किस तरह से नतीजे लेकर सामने आएगा ये हमें भी पता नहीं है। ये सोशल डिस्टेंसिंग में किस तरह से कमी लाएगा और उसके क्या असर पड़ेंगे कोरोना से फैलने वाले संक्रमण में, ये आने वाले हमें कुछ दिन में पता चलेगा। बहुत सारे राज्यों में जहां हॉट स्पॉट बने हुए हैं, जहां पर कंटेनमेंट की पुरजोर कोशिशें चल रही हैं, उन इलाकों को इससे बाहर रखा गया है और राज्य सरकारों पर बहुत कुछ छोड़ा गया है कि वो उन इलाकों पर छूट न दें। ये उनके है, लेकिन केंद्र की गाइडलाइंस हैं जिन्हें मानना पड़ेगा। और इसी वजह से केरल सरकार ने जो कुछ अतिरिक्त छूट दी थी कुछ इलाकों में, वो उसको वापस लेनी पड़ी है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक तरह की टकराव की स्थिति बन रही थी। केरल सरकार ने अपनी तरफ से छूट घोषित कर दी थी, केंद्र सरकार का कहना था कि ये लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन होगा। बहरहाल दोनों में बीच में सहमति बन गई और ये टकराव का रास्ता बंद हो गया। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो छूट दी जा रही है इसके अपने फायदे हैं, अपने नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि जो छोटे मोटे काम करने वाले, रोजगार करने वाले हैं, उनको अब काम करने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से रुक गई है, उसके पहिए बिल्कुल बंद हो गए हैं, उसमें शायद थोड़ी बहुत हरकत दिखेगी। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये खतरा मोल लेना पड़ रहा है कि कहीं ये जो सोशल डिस्टेंसिंग को इतनी कड़ाई से हमने लॉकडाउन के पीरियड में लागू किया है, उसमें ढिलाई से वो संक्रमण एकदम से फैलने न लगे। क्योंकि अभी तक का जो हमारा अनुभव रहा है, लॉकडाउन के जरिए ही हमने इसको सोशल डिस्टेंसिंग को कंट्रोल किया है और उससे संक्रमण के मामले में भी ज़्यादा गति नहीं आई है। संक्रमण को हम रोकने में कामयाब रहे। ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 1553 जो नए मामले आए हैं, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद ये नंबर बढ़ सकते हैं, इसका खतरा इसमें शामिल है। और आइए अब आज की दूसरी बड़ी खबर लेते हैं। भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई नियम में हालिया बदलाव से चीन खफा है।
उसने इसे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है। चीन ने कहा है कि ये भेदभावपूर्ण है और बगैर किसी भेदभाव के मुक्त व्यापार के नियमों के खिलाफ हैं। बीजिंग ने ये उम्मीद भी जताई है कि भारत जल्द ही इस बदलाव को वापस ले लेगा। भारत सरकार ने सरहद से लगने वाले देशों के लिए विदेशी निवेश में कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं ताकि संकट में फंसी भारतीय कंपनियों का टेक ओवर न किया जा सके। जाहिर है कि इसका सबसे ज्यादा असर चीन पर पड़ना है, इसलिए वो इस पर आपत्ति जता रहा है। तो एक तरफ WTO के नियम कानून है जिससे बंधा हुआ है भारत, उसका उसे पालन करना है। वो इस तरह के बैरियर नहीं लगा सकता है जिससे भेदभावपूर्ण हो, दूसरे देशों को फायदा मिले। मतलब ये भारत ने अपनी सरहदों से लगने वाले देशों पर लागू की हैं शर्तें, बाकी देशों पर ये लागू नहीं होंगी। इसका मतलब है कि यूरोप और अमेरिका के देश चाहें तो उन्हीं पुरानी शर्तों पर ही हमारे यहाँ निवेश कर सकते हैं। तो चीन इसका विरोध कर रहा है। ये उसके पास जायज़ अधिकार हो सकता है, लेकिन हमें भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी है। ये खतरा पैदा हो गया था कि इस लॉकडाउन की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल रसातल की तरफ जा रही है, उसमें जो कंपनियां हैं कहीं उनका टेक ओवर चीन की कंपनियां ना करने लगे। इसका खतरा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी जताया था। उन्होंने सरकार से मांग भी की थी कि इसको रोकने के उपाय करें, और जब सरकार ने ये घोषणा की है तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके धन्यवाद भी दिया है सरकार को कि उसने उनकी मांगों का ख्याल रखा, उन पर विचार किया और कदम उठाए। तो कुल मिलाकर ये राष्ट्रीय हितों का भी मामला है और WTO की शर्तों का भी मामला है। अब ये देखना है कि चीन का दबाव कितना काम पड़ता है, हमारे ऊपर असर पड़ता है। हम जाहिर है कि चीन के मुकाबले अर्थव्यवस्था के मामले में, सैन्य शक्ति के मामले में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ताकत है, प्रतिष्ठा है, उसके मामले में कमज़ोर है। और चीन ऐसे मौक़ों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल हमारे जैसे देशों के खिलाफ कर सकता है, करेगा ही। और उसने ये जता भी दिया अपनी नाराज़गी से कि वो इसे स्वीकार नहीं करने जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में भारत और चीन के संबंधों को परिभाषित करेंगी, और भारत को कैसे इनके डील करना है ये उसके लिए एक चुनौती होगी। और आइए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी सबसे बड़ी खबर आज की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक का कहना है कि भारत में करीब 80% ऐसे कोरोना के मरीज हैं जिनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण ही नहीं दिखे। इससे स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई है, क्योंकि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद इसके लक्षण दिखने में 1 से 14 दिन तक का समय लग जाता है। यानी इतने लंबे समय तक वायरस के एक से दूसरे में फैलने का खतरा बना रहता है। तो अब अगर 80% ऐसे मामले आए हैं जिनमें सिम्टम्स ही नहीं थे, लक्षण ही नहीं थे कोरोना के, बाद में वो सामने आए हैं, तो ये चिंता का विषय इसलिए बन जाते हैं कि देश भर में अभी हमारे यहाँ टेस्टिंग बहुत नहीं हुई है। टेस्टिंग अभी शुरुआती स्थिति में है, अभी टेस्टिंग बड़े पैमाने पर बढ़ाई जानी है। तो टेस्टिंग के बाद और पता चलेगा कि ऐसे मामलों में जिनमें अभी लग रहा था कि कोरोना वायरस ने संक्रमण नहीं किया है, वो भी बड़ी संख्या में आने शुरू होंगे। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। और दूसरी चिंता की बात ये है कि चूंकि टेस्टिंग नहीं हुई है, इसलिए वो संक्रमित लोग अभी इधर उधर घूम रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का उस स्तर पर पालन नहीं कर रहे होंगे, इसलिए वो लगातार संक्रमण फैल रहा होगा। तो ये दोहरी तिहरी चिंता का विषय है, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि सरकार जितनी जल्दी हो सके टेस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार दे, टेस्टिंग के किट्स मंगाए और हर जगह, हर राज्यों में टेस्टिंग को विस्तार करे। टेस्टिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा संक्रमण को पकड़ा जा सकेगा और उसको नियंत्रित किया जा सकेगा। तो ये एक दूसरी स्थिति है, और ये बहुत हकीकत हमारे सामने आई है कि 80% लोगों के, मरीजों के में वो लक्षण ही नहीं दिखे हैं। ये पूरी जो हमारी मेडिकल बिरादरी है, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि उन्हें अतिरिक्त सजगता बरतनी पड़ेगी कि ये छिपा हुआ हो सकता है। 1 से 14 दिन तक इसमें समय लगता है, उसके बाद लक्षण दिखने शुरू होते हैं। तो हमेशा वो ये मानकर नहीं चल सकते हैं कि जिसको टेस्ट किया जाएगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा, और ऐसा हुआ भी है। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि जिन्हें इलाज करके भेज दिया गया, दोबारा से उनमें कोरोना पॉजिटिव मिला है।
तो कई तरह के चैलेंजेस हैं अभी कोरोना से लड़ाई के मामले में। आगे की अब अगली खबर का रुख करेंगे। तो मित्रों आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कर दें कि आप जो खबरें देख चुके हैं उनके बारे में अपने कमेंट ज़रूर दर्ज कराते हुए चलें। उनसे हमें मदद मिलती है समझने में कि आप किस तरह की खबरों को, किस तरह की चीज़ों को पसंद या नापसंद कर रहे हैं, ताकि हम अपने बुलेटिन को और बेहतर बना सकें। तो अब आज की चौथी बड़ी खबर लेते हैं। पालघर में, महाराष्ट्र के पालघर में मॉब लिंचिंग में 3 लोगों के मारे जाने की घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि इसे सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग इस घटना के चलते लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वे ऐसा न करें, क्योंकि इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि इस मामले की जांच के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उनका कहना है कि इस घटना में एक ही धर्म के लोग शामिल थे, यानी मरने और मारने वाले दोनों का धर्म एक ही था। इसके अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो इस कठिन समय में भी इस मुद्दे पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर में 3 लोगों को पीट कर मार डालने की वारदात का वीडियो फुटेज आने के बाद इसे सांप्रदायिक और राजनीतिक रंग दिया जाने लगा है। पुलिस का कहना है कि मॉब लिंचिंग में शामिल सब लोग आदिवासी थे। मरने वालों में 3 में से 2 लोग भी घुमंतु जनजातियों के थे। अभी तक 100 लोग गिरफ्तार किए गए। अब देखिए इस पूरा मामले में, ये हमारे देश में मॉब लिंचिंग होती रही है। मॉब लिंचिंग भी 2 तरह की हुई है। एक तो धार्मिक आधार पर मॉब लिंचिंग हुई है, बहुत जगह पर मुसलमानों को निशाना बनाकर उनको लिंच किया गया, उनको मार डाला गया है। दूसरी तरफ मॉब लिंचिंग संदेह की वजह से हुई है। कहीं बच्चा चोरी करने का संदेह, कहीं चोरी डकैती करने वालों का संदेह। तो ये संदेह वाली कैटेगरी की मॉब लिंचिंग थी। इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं, और वो जो हिंदुत्ववाद के समर्थक हैं वो लोग भी कर रहे हैं। खासतौर पर हमें सोशल मीडिया में ये बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही आपत्तिजनक है, क्योंकि इस घटना में उस तरह का कुछ भी नहीं है। जैसा कि एक ही कौम के दो हिस्से, 2 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कोई दूसरी कौम इन्वॉल्व नहीं थी इसमें। ये समझने की कोशिश करना चाहिए। और ये जो हमला हुआ वो चोरी के शक में हुआ है कि ये चोरी करने वाले लोग हैं, उस पर हमला हुआ है। दूसरी बात यह कि ये तीनों लोग लॉकडाउन को तोड़कर धता बताकर जा रहे थे। लॉकडाउन को तोड़ना कानूनन अपराध है, तो ये वो कर रहे थे। दूसरी बात ये कि ये हाईवे से जाने की बजाय गांव वाले रास्ते में घुस गए थे, इसलिए शक हुआ। तीसरी बात ये कि ये दादरा नगर हवेली, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है, अगर वहां पर इनकी पड़ताल हो गई होती, रोक लिया गया होता, तो ये घटना भी ना होती। तो कुल मिलाकर ये प्रशासनिक चूक का मामला है। ये आपराधिक घटना माने जाना चाहिए इसको, लेकिन इसे सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, जैसा कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इस कोरोना से निपटने के समय इस तरह की अगर वारदात होती है तो एक दूसरे तरह की समस्या खड़ी हो सकती है, हमें इससे बचना चाहिए। और अब अंत में महाराष्ट्र की ही एक और खबर लेंगे। क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर राज्यपाल की भूमिका को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू होने वाला है, वो भी ऐसे समय जब देश कोरोना का संकट झेल रहा है और महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। दरअसल मामला ये है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अभी राज्य के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, और उनको सीएम की शपथ लेने के 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बनने की जरूरत होती है नियमतः। इसकी पूरी रणनीति भी तैयार थी। इसके मुताबिक उद्धव ठाकरे अप्रैल में खाली होने वाली विधान परिषद की एक सीट से जीतकर सदन में पहुंच जाते, लेकिन कोरोना वायरस के कारण अब सभी चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए। इससे अब एक बार फिर प्रदेश की सत्ता को लेकर एक अहम फैसला राज्यपाल के हाथों में है, और वो ये है कि उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दें। ये फैसला राज्यपाल के हाथ में है और उनके स्वविवेक के दायरे में आता है, लेकिन राज्यपाल केंद्र के इशारों पर निर्णय देते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि केंद्र के इशारे पर केंद्र की कठपुतली होता है राज्यपाल। वो केंद्र के नियमों के खिलाफ, केंद्र के आदेशों निर्देशों के खिलाफ नहीं जाता कभी, और ये तो नुमाइंदा भी एक तरह से होता है, पार्टी का काडर भी होता है, तो उनसे कोई बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार बनी थी, उससे
बीजेपी और केंद्र सरकार बहुत खफा भी थी और जाहिर है कि इस मौके का अगर वो नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहे तो कोई आश्चर्य नहीं होगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये स्थिति बन सकती है कि कुछ समय के लिए कोई दूसरा मुख्यमंत्री बने। हालांकि बहुमत क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ है तो सरकार गिरने का खेल नहीं होगा, लेकिन अस्थिरता पैदा की जा सकती है। कुछ समय के लिए कोई दूसरे नेता को मुख्यमंत्री पद सौंपना पड़ सकता है और वो स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। इस बात का मुझे लगता है कि राज्यपाल को और केंद्र सरकार को ऐसे मौके पर ये घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए। अभी महाराष्ट्र कोरोना वायरस से संक्रमित राज्यों में सबसे ऊपर की सूची पर है, सबसे ज़्यादा संक्रमण वहीं है और वहाँ अगर अस्थिरता होती है तो मध्य प्रदेश जैसा हाल हो सकता है। मध्य प्रदेश में भी राजनीतिक अस्थिरता की वजह से भोपाल और इंदौर में बड़ी बुरी स्थिति है। तो मित्रों, ये था आज का सुनिए सच। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।